नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा IBPS AFO का जो MCQ सीरीज है। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, फील्ड एफिशिएंसी ऑफ 2 बॉटम मोल्ड बोल्ट प्लाव। आपसे पूछा जा रहा है फील्ड एफिशिएंसी कि भाई है ना, दक्षता कितनी होती है किसकी, 2 बॉटम मोल्ड बोल्ट प्लाव की दक्षता कितनी होती है। तो याद रखना, देखो ये एक प्रकार का प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, एक प्रकार का कैसा है, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। ओके, तो इसकी दक्षता होती है 90%। कितनी होती है, 90% इसकी एफिशिएंसी होती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड सब वाटरशेड एरिया कवरेज। अकॉर्डिंग टू वाटरशेड क्लासिफिकेशन जो है, सब वाटरशेड एरिया कितना कवरेज करता है, 0 से 10 हेक्टेयर, 200 से लेकर 400 हेक्टेयर, 400 से लेकर 1000, 2 है ना, 40 से लेकर 200 है, और 10 से लेकर 40 है। कितना, तो याद रखना कितना, 200 से लेकर 400 हेक्टेयर। ये आप क्लासिफिकेशन याद रखना, ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड, इसको आप याद रखेंगे। माइक्रो वाटरशेड के अंदर कितना, तो आंसर है 0 से लेकर 10 हेक्टेयर। स्मॉल वाटरशेड के अंदर 10 से लेकर 40 हेक्टेयर। इसके बाद मिनी वाटरशेड के अंदर याद रखेंगे आप 40 से लेकर 200 हेक्टेयर होता है। सब वाटरशेड के अंदर 200 से लेकर 400 हेक्टेयर होता है। मैक्रो के अंदर 400 से लेकर 1000 होता है, और रिवर बेसिन अबाउ 1000 हेक्टेयर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज लोकेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन तो कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द वर्किंग लाइफ ऑफ ए ट्रैक्टर ड्रॉन कल्टीवेटर। ट्रैक्टर ड्रोन कल्टीवेटर जो है उसकी वर्किंग लाइफ कितनी होती है ना, ट्रैक्टर ड्रोन कल्टीवेटर की वर्किंग लाइफ कितनी होती है कल्टीवेटर की। तो याद रखना, ट्रैक्टर ड्रोन कल्टीवेटर की जो वर्किंग लाइफ होती है वो 2500 घंटे होती है। कितनी, 2500 घंटे। विच प्लांट हैज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर जेनेटिक एंड साइटोजेनेटिक स्टडीज। देखो जेनेटिक्स में या साइटोजेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा किस प्लांट का यूज किया गया है, तो आंसर है मेज का, मक्का का। जैसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं ना, जैसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। किसको, तो आंसर है मक्का को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कोलेस्ट्रम फेड टू बफेलो काफ एट द रेट ऑफ। जो भाई है ना, आफ्टर द पास्चुराइजेशन, कि भाई डिलीवरी होने के बाद है ना, जो गर्भ अवस्था होती है किसी भी फीमेल की, उस बच्चे होने के तुरंत बाद जो मिल्क निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। तो उसको बच्चे होने के तुरंत बाद इसको पिलाना चाहिए। तो कितना पिलाना चाहिए, तो याद रखना उसके बॉडी वेट का 10% उसको पिलाना चाहिए। 10% ऑफ का बॉडी वेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, दिस डिजीज causes heavy economic losses to poultry industry by way of high है ना mortality 100% and mortality 2 to 30%. Identify the symptom. तो ये जो डिजीज है जो बहुत ही खतरनाक होती है पोल्ट्री की, कौन सी डिजीज की बारे में बात कर रहे हैं हम, तो याद रखना गम्बोरो डिजीज। कौन सी है, गम्बोरो डिजीज जो होती है, जिसको हम ठीक है क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस है ना, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज है ना, IBDV से कहा जाता है, जो कि वायरस से होती है। याद रखना किससे होती है, वायरस के द्वारा ही होती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय 2 कोजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नेमाटोड। व्हीट की कौन सी बीमारी जो है बैक्टीरिया और नेमाटोड दोनों के द्वारा होती है। व्हीट की कौन सी डिजीज जो है, जो 2 कोजल ऑर्गेनिज्म, तो याद रखना कौन सी, येलो ईयर कोकल डिजीज। कौन सी, येलो ईयर कोकल डिजीज जो होती है ये किसके द्वारा होती है, तो किससे होती है, ये होती है बैक्टीरिया प्लस नेमाटोड। कौन सा, अंगुनिया टेटिसाई, अंगुनिया टेटिसाई हो गया, टेटिसाई प्लस बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखना बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया इन दोनों से होती है। और जो ईयर कोकल अकेली होती है ये नेमाटोड से होती है। ये किससे होती है, ये नेमाटोड से अकेली होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी व्हेन डिजीज अकर्स इज मोर देन 4 वीक्स। कोई भी बीमारी जो है 4 वीक से ज़्यादा आती है ना, मोर देन 4 वीक्स, एंड साइंस आर नॉट सीवियर, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, तो उस बीमारी को याद रखना क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। अगला, लेंथ ऑफ एस्ट्रासाइक्लिन स्पीशीज टू द कैमल।
कैमल के अंदर जो लेंथ होती है, एस्ट्रा साइकिल की लेंथ जो होती है कैमल के अंदर, याद रखना 10 डेज होती है। कितनी होती है? 10 डेज। कैमल के अंदर एस्ट्रा साइकिल की लेंथ 10 डेज। इलाहाबाद सफेदा इज द वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। इलाहाबाद सफेदा किसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है? इलाहाबाद सफेदा इज द वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो गावा की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, याद रखेंगे आप। किसकी? अमरूद की एक महत्वपूर्ण वेराइटी है। अगला प्रश्न देखिए, एट प्रेजेंट एमएसपी इज द अमाउंट फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप एमएसपी याद करके जाना, खरीफ और रबी दोनों की, है ना। क्रॉप वाइज आपको याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये 23 क्रॉप्स होती है ना, 22 + 1 होती है ना। देखो 14 क्रॉप्स तो होती है खरीफ, 14 खरीफ होती है, 6 रबी होती है, 2 कॉमर्शियल होती है ना, 2 कॉमर्शियल हैं, 2 कॉमर्शियल हैं प्लस, ठीक है, शुगर कैन। तो 22 मैंडेटरी क्रॉप प्लस शुगर कैन का एफआरपी होता है ना, एफआरपी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, ए लॉस और गेन ऑफ द वन और फ्यू क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। एक या दो क्रोमोसोम की कमी होना, जैसे सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर जैसे 2n होता है, यस, इस 2n के अंदर एक या दो क्रोमोसोम की कमी होना, उसे क्या बोलते हैं, याद रखना। जैसे 2n-1 हो गया, है ना, 2n-2 हो गया, या 2n+1 हो गया, या 2n+2 हो गया, इस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूप्लोडी। ठीक है ना, सोमेटिक क्रोमोसोम कंप्लीमेंट में एक या दो क्रोमोसोम की कमी होना, ये एन्यूप्लोडी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? एन्यू। अगर पूरा इंटायर जीनोम में चेंज होता है, मतलब जैसे 2n-n हो गया, -n, तो n अकेला रह गया, 2n है ना +n हो गया, 3n हो गया, मतलब पूरा इंटायर जीनोम में पूरा एक क्रोमोसोम के सेट में बदलाव होता है ना। लॉस और गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम सेट, पूरा एक क्रोमोसोम नहीं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम का जोड़ा आ जाए या चला जाए, उसे हम यूप्लोडी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक क्रोमोसोम कम हो गया, उसे हम मोनोसोमी कह देते हैं कि भाई एक क्रोमोसोम कम हो गया, मोनोसोमी है। 2 क्रोमोसोम कम हो गए, उसे क्या बोलेंगे? नलीसोमी कह देते हैं। ठीक है, 2n+1 जैसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। ओके, 2n+2 जैसे हम टेट्रासोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी कहते हैं। ए प्रोसेस बाय विच द मेमोरी एल्व्यूलर सेल्स, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है कि नहीं, उसकी एल्व्यूलर सेल्स एक्वायर द एबिलिटी टू सीक्रेट मिल्क। मतलब जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, जिनको मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, उसकी कौन सी सेल? एल्व्यूलर सेल्स होती है। उनके अंदर जो मिल्क आ जाता है, तो मिल्क सीक्रेट, ठीक है, की एबिलिटी, उसे हम लैक्टोजेनेसिस कहते हैं ना। मिल्क सीक्रेशन की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनेसिस। और ये गैलेक्टोपोइसिस ही है ना, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, ये जो है ना, ये वाला एग्जाम में भी आया हुआ है, ये मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। ओके, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न बताएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप क्रॉप यूज टू कंट्रोल द फ्रूट बोरर ऑफ सिट्रस क्रॉप। सिट्रस क्रॉप में फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए किस क्रॉप का एज ए ट्रैप क्रॉप के यूज करते हैं? तो याद रखना, कैस्टर का। किसका यूज करते हैं हम? कैस्टर क्रॉप का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट द ग्रोअर्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल को प्रोटेक्ट करना, फॉर मेकिंग डिस्ट्रेस सेल। ठीक है ना, एक तो कि भाई डिस्ट्रेस सेल जब बहुत ज़रूरत हो उस समय उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ड्यू टू द लॉकडाउन, एंड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, आइडेंटिफाई द स्कीम। ऐसी कौन सी स्कीम है जो किसानों को उनके फ्रूट्स, जो ग्रोवर्स होते हैं उनको फ्रूट एंड वेजिटेबल को डिस्ट्रेस सेल से रोकता है, ठीक है, साथ साथ में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करता है। तो जो है ना वैल्यू चेन एडिशन वाली जो है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर हम जो है टमाटर का और वैल्यू एडिशन कर लेंगे, टमाटर को कुछ समय के लिए हम है ना प्रिजर्व करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेगा फूड पार्क स्कीम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसके लिए कौन सी स्कीम है? मेगा फूड पार्क स्कीम, जो कि 2008 के अंदर स्टार्ट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो मेगा फूड पार्क स्कीम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड नॉट ए माइक्रो हर्बिसाइड। इनमें से कौन सा माइक्रो हर्बिसाइड नहीं है? क्या डिवाइन है? यस, डिवाइन पहला माइक्रो हर्बिसाइड डिवाइन है। ठीक है, बाइपोलरिस है, कोलेगो है, एनएलफोस और वाइलोफोस। तो इसमें एनएलफोस ये केमिकल इंसेक्टिसाइड है ना, ये हर्बिसाइड। एनएलफोस क्या हो गया? हर्बिसाइड। ओके, ये हर्बिसाइड है केमिकली। बाकी सब तो क्या थे? बाकी सब तो वो क्या हुए थे? ए पोरस सोइल और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच विल बी यील्ड सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये पोरस सोइल जमीन के नीचे रहता है,
यहाँ पर पानी भर के रह जाता है, जैसे हम एक्यूफायर कहते हैं, याद रखना, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, वाटर जो है जैसे पत्थरों के अंदर जो नीचे ज़मीन के नीचे रहता है यहाँ पर, ठीक है, पत्थरों से पानी रिश्ता रहता है और एक ज़मीन में गड्ढे के अंदर जो है भर जाता है, वहाँ से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, याद रखना, उसे एक्यूफायर बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटल ब्रीड। कौन सी कैटल ब्रीड है जिसके प्योर वाइट एंड लाइट ग्रे इन कलर, जो कि प्योर वाइट लाइट एंड ग्रे कलर होती है, आईज आर एलिप्टिकल्स होती हैं इन शेप एंड लोटस शेप, आईज आर एलिप्टिकल इन शेप एंड लोटस शेप आई विद ब्लैक आई, है ना, ब्लैक आई लेसेस, ऐसी कौन सी कैटल ब्रीड्स है, तो याद रखना कौन सी, अंगोल। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, अंगोल के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इरी सिल्क वॉर्म्स, इरी सिल्क वॉर्म आर कॉमर्शियली रियर्ड ऑन। इरी सिल्क वॉर्म जो है किस पर रियर किया जाता है, पाम ट्री, नीम ट्री, मलबेरी, सिल्क, है ना, तो कैस्टर। इरी सिल्क वॉर्म जनरली आपको मालूम है किस पर, कैस्टर लीव्स के ऊपर। चलिए अगला है, फ्रूट्स क्रैकिंग इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द टोमेटो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। फ्रूट क्रैकिंग जो होता है किसकी कमी से होता है, फ्रूट क्रैकिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द टोमेटो ड्यू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन, किसकी कमी से, बोरोन की डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इन ऑयल सीड्स मॉइस्चर लेवल शुड बी, ऑयल सीड के अंदर जो मॉइस्चर लेवल होता है स्टोरेज के लिए वो लेस देन 8% होता है, याद रखना, कितना, लेस देन 8% होगा, ठीक है। सीरियल के लिए 10 से लेकर 12% होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पपाया लीफ कल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो याद रखना लीफ कल डिजीज जनरली 100% किससे होती है, तो याद रखना व्हाइट फ्लाई। अधिकतर लीफ कल बीमारी किससे होती है, व्हाइट फ्लाई के द्वारा ही ट्रांसमिट होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, याद रखना, पार्थोजेनेसिस नहीं कहते हैं ना। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्स। देखो पार्थोजेनेसिस क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके, इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ शूट, ठीक है, रिमूवल ऑफ द टर्मिनल पोर्शन, रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ शूट लिविंग द बेसल पोर्शन इंटैक्ट, ठीक है, नीचे वाला बेसल पोर्शन हो जाता है, ऊपर वाली टर्मिनल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेडिंग बैक कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, याद रखना, प्रूनिंग की प्रैक्टिस, उसे हम हेडिंग बैक कहते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से दोस्तों समझ आए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। अगर आप IPS AFO मेंस की टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये के अंदर है, जिसमें 50+ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें सभी मॉक टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन है। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको इस प्रकार के IBPS AFO के एक पर्टिकुलर उसी पैटर्न में जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।